कि सावरकर ने अपने जेल का टेन्योर कंप्लीट करना छोड़ो, उल्टा ब्रिटिशर्स को मर्सी पिटीशन लिखी और उस मर्सी पिटीशन में खुद को ब्रिटिशर्स का एक ओबीडिएंट सर्वेंट बता दिया। बट 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को जेल से अनकंडीशनली ही रिलीज कर दिया गया। अब ये जो मिंटो के ऊपर बॉम्ब से हमला हुआ, इसका प्राइम सस्पेक्ट था सावरकर। इसके लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, जो सावरकर के बड़े भाई थे और वो जो मर्सी पिटीशंस थी उनमें अपने आप को ब्रिटिशर्स का सर्वेंट क्यों बताया। तो देखिए, साफ सीधी बात है, आजकल अक्सर एक नैरेटिव सोशल मीडिया के ऊपर चलाया जाता है एंड वो नैरेटिव ये है कि जैसा हमें बचपन से लेकर हमारी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया गया है कि इस देश को आजादी गांधी और नेहरू के सैक्रिफाइसेस ने दिलाई, ये सब बोगस है, ये सब बकवास है। एक्चुअल जो इस देश को आजादी दिलाने का क्रेडिट अगर किसी को मिलना चाहिए तो वो भगत सिंह, वीर सावरकर, ऐसे ऐसे रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स को मिलना चाहिए। तो इसको काउंटर करते हुए जो दूसरा फैक्शन है वो ये क्लेम करता है कि हमारी जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स है वो किसी बेवकूफ ने तो लिखी नहीं है, उसने भी कुछ सोच समझ के ही लिखा हुआ होगा। एंड आज अगर हमारा देश आजाद है और हम इंडिपेंडेंस को एक्सरसाइज कर पा रहे हैं तो उसका पूरे का पूरा क्रेडिट गांधी और नेहरू को दिया जाना चाहिए। तो आइए आज इस वीडियो में यही डिस्कस किया जाए कि ये जो दोनों फ्रीडम फाइटर्स थे, एक तरफ गांधी जी तो दूसरी तरफ सावरकर जी, इसमें से किसने कितने ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिए इस देश की फ्रीडम के लिए, और दोनों ही जो फैक्शंस है उनका टेम्परामेंट और उनका जो पर्सपेक्टिव है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से क्यों इतनी नफरत करते हैं। क्यों एक फैक्शन कहता है कि भाई सावरकर ने तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए, और जो दूसरा फैक्शन है वो क्यों ऐसा मानता है कि जितना भी हमें हमारी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया गया है वो सब कुछ गलत है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं उन लोगों के पर्सपेक्टिव्स, उन लोगों के ओपिनियंस जो कि गांधी जी की सपोर्ट में रहते हैं और सावरकर जी को कंडेम करते हैं। तो इन लोगों का मानना ये है कि जिस तरह से गांधी जी ने पूरे देश में प्रोटेस्ट करवाए वैसा सावरकर साहब ने एक प्रोटेस्ट नहीं करवाया। जैसे सबसे पहले 1917 में ऑर्गेनाइज किया गया चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने बिहार के जो किसान थे उनके साथ मिलकर इस प्रोटेस्ट को इनिशिएट किया, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको फोर्स कर रहे थे इंडिगो नाम की एक कलर गिविंग फसल उगाने के लिए, जिससे अल्टीमेटली जो बिहार के किसान थे उनका नुकसान हो रहा था। अब 1920 में गांधी जी एक और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इसके ऑर्गेनाइज करवाए जाने की वजह थी कि ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे इंडिया को प्रॉमिस कर रखा था कि अगर आप हमें अपने लोग देते हो जिनको हम सोल्जर बना के लड़ा सकें तो इसके बदले में हम आपको फ्रीडम दे देंगे। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि जो गांधी जी थे उन्होंने ब्रिटिशर्स की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी इंडिया से सोल्जर्स रिक्रूट करके एलाइड फोर्सेस की तरफ से लड़ने के लिए। आपने बैटल ऑफ हाइफा का नाम सुना ही होगा, बट ब्रिटिशर्स जो थे वो बाद में अपनी बात से मुकर जाते हैं और उन्होंने इंडिया को फ्रीडम नहीं दी। तो इसके रिस्पॉन्स में गांधी जी ने ये 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑर्गेनाइज करवाया था। अब इसके बाद 1930 में गांधी जी एक और मूवमेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे आप दांडी मार्च के नाम से भी जानते होंगे। अब ये जो दांडी मार्च था इसको ऑर्गेनाइज करवाए जाने की वजह थी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नमक जैसी फंडामेंटल फूड आइटम के ऊपर भी भारी टैक्स लगा दिए थे, जिसकी वजह से जो इंडियंस थे उनको नमक खरीदने में भी दिक्कत आ रही थी। फिर एट दी एंड 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि तब ऑर्गेनाइज करवाया गया बिकॉज इंडिया में जो क्रिप्स मिशन था वो फेल हो गया था। अब ये क्रिप्स मिशन क्या है? क्रिप्स मिशन दरअसल ब्रिटिशर्स का एक प्लान था जिसमें वो इंडिया को फुल्ली एलाइड पावर के सपोर्ट में उतारना चाहते थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इंडिया को ऑफिशियली एलाइड पावर का हिस्सा बनाकर एक्सिस फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ाना भी चाहते थे। अब ये जो क्रिप्स मिशन था ये फेल हो जाता है, बट इसके बावजूद भी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियंस को फोर्स किया वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने के लिए। और दूसरा जो रीजन सावरकर के अगेंस्ट बोलने का दिया जाता है वो दिया जाता है कि सावरकर और गांधी दोनों को ही ब्रिटिशर्स ने जेल की सजा सुनाई गई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि गांधी जी ने अपने जेल का टेन्योर कंप्लीट किया, जबकि सावरकर ने अपने जेल का टेन्योर कंप्लीट करना छोड़ो, उल्टा ब्रिटिशर्स को मर्सी पिटीशन लिखी और उस मर्सी पिटीशन में खुद को ब्रिटिशर्स का एक ओबीडिएंट सर्वेंट बता दिया। तो कुछ लोग कैसे उस आदमी को अपना आइडल बना सकते हैं जिसने इंडिया की इंडिपेंडेंस में कोई भी प्रोमिनेंट रोल प्ले नहीं किया? कैसे उस आदमी के गुण कुछ लोग इंटरनेट के ऊपर दिन भर गा सकते हैं जिसने अपने जेल का टेन्योर भी कंप्लीट नहीं किया और सजा के डर के मारे ब्रिटिशर्स को मर्सी पिटीशन लिखी और उसने खुद को ब्रिटिशर्स का नौकर बता दिया? तीसरा जो रीजन सावरकर को हेट करने का दिया जाता है वो दिया जाता है कि सावरकर एक प्रो हिंदू आदमी थे और काफी एक स्टीरियोटिपिकल अप्रोच रखते थे हिंदू धर्म के लिए, जबकि जो हमारा देश है भारत वो सदियों से लेकर एक सेकुलर नेशन है और रिलीजियस हार्मनी इसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। और सावरकर जैसा राइटिस्ट इंसान इस देश की रिलीजियस हार्मनी के लिए एक खतरा है। तो चलिए अब ये तो समझ लिया हमने उन लोगों का पर्सपेक्टिव जो कि सावरकर के अगेंस्ट बोलते हैं और कहते हैं कि जो हमें आज़ादी दिलाई जैसा हमारी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है बिल्कुल एग्जैक्ट हमें उस वे में मिली है।
चलिए अब उन लोगों के ओपिनियंस और उन लोगों के पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस किया जाए जिनका कहना ये है कि चरखा वर्खा चलाने से हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली। अगर इस देश को इंडिपेंडेंस मिली है तो वो सावरकर जैसे रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स की वजह से मिली हुई है। अब बेशक ये चीज़ें हमें हमारी टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ाई जाती, बट 1904 का ये साल था जिस साल सावरकर और उनके कुछ पार्टनर्स ने मिलकर अभिनव भारत नाम की एक सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट किया, जिस सोसाइटी का ये मानना था कि अगर भारत को किसी तरह से फ्रीडम दिलानी है तो वो आर्म्ड कॉम्बैट के थ्रू दिलानी है। और ये जो आर्म्ड कॉम्बैट वाला मेथड है, रेवोल्यूशनरी स्टाइल वाला जो मेथड है, इसके ही थ्रू भारत को फ्रीडम मिल सकती है। चुपचाप ये शांति प्रिय प्रोटेस्ट से इंडिया को फ्रीडम नहीं मिलने वाली। 1907 का ये साल था जिस समय सावरकर ब्रिटेन में थे और ब्रिटेन में एक किताब लिख रहे थे जिस किताब का नाम था इंडियन वॉर ऑफ फ्रीडम 1857। अब ये जो किताब थी, जब ये सावरकर ने लिख के कंप्लीट की तो इसको उसी समय इंडिया में बैन कर दिया गया, ये कहकर कि ये जो किताब है ये भड़काऊ है और लोगों को रॉन्ग तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती है। अब उस समय के कॉलोनियल इंडिया का जो वाइसरॉय था वो था मिंटो, और ये जो मिंटो था ये किसी भी हालात में नहीं चाहता था कि ये जो किताब है ये ब्रिटेन से इंडिया आए। तो इसके लिए उसने क्या किया, कुछ ऐसे एक्ट्स पास किए जिसके थ्रू ये किताब इंडिया में आ ही ना सके। बट सावरकर किसी भी तरह से इस किताब को इंडिया में स्मगल करना चाहते थे। तो इसके लिए सावरकर ने क्या किया कि चार्ल्स डिकन्स ने उस समय एक नॉवल पब्लिश किया था जिसका नाम था पिकविक पेपर्स। ये जो पिकविक पेपर्स नाम का नॉवल था, इसकी जो कवर थी, इसकी कवर फाड़कर अपनी किताब के ऊपर लगा दी और इस किताब को जो है इंडिया में स्मगल करवाया। अब क्योंकि मिंटो इस बुक को इंडिया में लाने के खिलाफ था और उसने कुछ ऐसे एक्ट्स पास कर दिए थे जिसके थ्रू ये किताब इंडिया में आ ही नहीं सकती, तो इसके लिए जो कुछ रेवोल्यूशनरीज है इतना गुस्सा हो गए कि इसने मिंटो के ऊपर बॉम्ब से हमला कर दिया। अब ये जो मिंटो के ऊपर बॉम्ब से हमला हुआ, इसका प्राइम सस्पेक्ट था सावरकर। इसके लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, जो सावरकर के बड़े भाई थे गणेश सावरकर, उनको पकड़ा और उनको पकड़ के अंडमान एंड निकोबार के काला पानी जेल में डाल दिया। सावरकर के लिए चीजें पूरी तरह से तब बदल जाती है जब 1910 में इन्हें लंदन से अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद इनके ऊपर कोर्ट में ट्रायल चले, और जब कोर्ट में ट्रायल चले और कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो इन्हें 25-25 साल के 2 टर्म्स की जेल सुनाई गई। और ये जो जेल इनको असाइन की गई थी ये कोई नॉर्मल जेल नहीं थी, बल्कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो काला पानी की जेल थी उसमें इन्हें सजा दी गई। और ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में काला पानी की जेल बनाई गई थी, जिसे सेल्यूलर जेल भी कहा जाता है, ये ब्रिटिशर्स ने खुद बनाई थी। उसके रिस्पॉन्स में जब 1857 में इंडियंस ने वॉर डिक्लेयर कर दी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फ्रीडम के लिए। अब अगर कंपेयर करके देखा जाए तो गांधी जी को साउथ अफ्रीका में भी जेल की सजा सुनाई थी और इंडिया में भी जेल की सजा सुनाई थी। गांधी जी ने अपनी लाइफ के लगभग 2338 दिन जेल में बिताए, जो कि होता है अप्रोक्सीमेटली 6 साल 4 महीने। और अगर सावरकर की बात की जाए तो 1911 में सावरकर को इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई और उनको काला पानी भेज दिया गया, और काला पानी से उन्हें 1921 में छोड़ा गया और 3 साल उन्हें फिर दूसरी जेल में रखा, उसके बाद हाउस अरेस्ट में रखा गया। तो इस तरह से सावरकर ने अपनी जिंदगी के लगभग 13 साल जेल में बिताए। अब अगर कंपेयर करके देखा जाए जेल की कंडीशंस को, जिस जेल में सावरकर को रखा गया और जिस जेल में गांधी को रखा गया, तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले गांधी जी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले 10 मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद 18 मार्च 1922 को कोर्ट अपना जजमेंट सुनाता है। जजमेंट में ये लिखा जाता है कि गांधी जी को 6 साल की सजा होती है, और इसके बाद 21 मार्च ऑफ 1922 को गांधी जी को येरवाड़ा प्रिजन में शिफ्ट कर दिया गया। अब वैसे जो ये सजा थी ये सुनाई तो 6 साल की गई थी, कहने का मतलब है अगर 1922 में ये सजा सुनाई गई थी तो ये 1928 में जाकर खत्म होनी चाहिए थी। बट 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को जेल से अनकंडीशनली ही रिलीज कर दिया गया। इसके बाद 9 अगस्त 1942 को फिर से गांधी जी को जेल की सजा सुनाई गई, और ये जो जेल की सजा सुनाई गई थी ये 4 मई 1944 तक चलनी थी। और ये जो इम्प्रिजनमेंट था ये इस बार आगा खान पैलेस में हुआ था। और अगर मैं आपको ये आगा खान पैलेस जिसमें गांधी जी को जेल भेजा गया था इसकी कंडीशंस दिखाऊं तो कुछ ऐसी थी। लेकिन विनोबा भावे जो थे उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया कि मैं नहीं ज्वाइन करूंगा, और गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने। बाबू भी थे, उनकी कंडीशन जो उनका जो अप्रोच था वो ये था कि एक तरफ एलाइज हैं, डेमोक्रेसी, फेयर प्ले, जस्टिस, और एक तरफ, लेकिन 9 अगस्त को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और वो गायब हो गए। लोगों ने सोचा शायद वो अफ्रीका चले गए, शायद उन्हें कहीं और ले जाया गया है, लेकिन वो पहुंच चुके थे पूना, और वो थे अब इस पैलेस में इम्प्रिजन। कॉन्ट्ररी टू दिस, जो काला पानी या फिर जो सेल्यूलर जेल सावरकर को असाइन किया गया था उसकी कुछ इस तरह की कंडीशन थी। बिल्कुल छोटे छोटे से सेल 15 by 8 फीट के, और जो एक ही स्काईलाइट है 3 मीटर्स अप। और सिर्फ यही वजह थी
कि कोई भी प्रिजनर ना एक दूसरे से बात कर सके, ना एक दूसरे को देख सके। फिर इस रूम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रिटिशर्स प्रिजनर्स को टॉर्चर किया करते थे। इनफैक्ट इनोवेटिव तरीके ढूंढते थे उन्हें टॉर्चर करने के लिए। देयर वाज अ टाइम जहां 87 क्रांतिकारियों को एक साथ फांसी दी गई, उन्हें इस तरह से मारा गया। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर जिस तरह के ये कपड़े बनाए हैं, वो कपड़े पहनाकर इस तरह से इन्हें टॉर्चर किया जाता था। सो दिस रूम क्लियरली एग्जिबिट्स द काइंड ऑफ atrocities that our freedom fighters have faced during the independence struggle. यहाँ पर प्रिजनर्स की इतनी बुरी हालत की जाती थी कि इनका ये वाला जो सेल था, इसी सेल में इन्हें यूरिनेट भी करना पड़ता था और इसी सेल में अपना पेट खाली भी करना पड़ता था। यहाँ पर हाइजीन के इतने बुरे हाल थे कि इन्हें इतना गंदा पानी पिलाया जाता था जिसमें कीड़े मकोड़े लिटरली तैर रहे होते थे और खाने में नमक तक नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से कई लोगों ने इस प्रिजन में ही सुसाइड कर लिया। अब आपने एक मुहावरा सुना होगा, कोल्हू का बैल। अब ये जो कोल्हू का बैल है, ये सरसों पीसने के लिए काम आता है, जिससे सरसों का तेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इस काला पानी की जेल में, सेल्यूलर जेल में, प्रिजनर्स को कुछ ऐसी ही पनिशमेंट दी जाती थी। जहाँ पर कोल्हू में बैल का इस्तेमाल किया जाता है सरसों को पीसने के लिए, वहाँ पर इस जेल में लिटरली प्रिजनर्स का यूज किया जाता था सरसों को पीसने के लिए और उसमें से तेल निकालने के लिए। प्रिजनर्स के हाथों को हफ्तों तक शैकल से बांध दिया जाता था और इन्हें खड़ा ही रहना पड़ता था और खड़े रहकर गार्डनिंग करनी पड़ती थी। और अगर कोई भी प्रिजनर इस जेल से एस्केप करने की कोशिश करे तो उसे डायरेक्ट फांसी की सजा सुना दी जाती थी। Congress people never went to Kalapani. This was like the worst of the prisons, and the inhuman tortures, they are unspeakable. You know, the basic human rights, facilities of good food, good drinking water, or toilet facilities, that also was not given to these people. And then this Kohluu ka bail punishment, as you mentioned earlier, where the bail that was there, the bullock that would be yoked to the oil grinding machine, instead of that you would have the political prisoner who, in the blazing heat of Port Blair, would have to go round and round that and extract about 30 pounds of oil. And at the end of the day, that would be measured. And if it even 1 ounce less than that, you would be whiplashed, you would not be given food. They were given the worst of clothes, which would cause skin rashes, leeches, biting into their skin, but no medical treatment given to them. अब यहाँ से इन अंग्रेजों की हिपोक्रेसी सामने आती है कि जो हिटलर अपने प्रिजनर्स ऑफ द वॉर के साथ किया करता था, उसके लिए तो ये बड़ा रोते हैं कि हिटलर बहुत बुरा आदमी था, उसने अपने प्रिजनर्स ऑफ द वॉर के साथ इतनी सारी एट्रोसिटीज की, जबकि जो इन्होंने किया इसके बारे में ये हमेशा चुप रहते हैं। आज की डेट में तो वैसे ये जेल वेंडलाइज्ड है, बट रेपिस्ट्स के लिए एक परफेक्ट जगह हो सकती है। अब सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो है और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सावरकर ने आखिरकार ब्रिटिशर्स के लिए 6 बार मर्सी पिटीशंस क्यों लिखी, और वो जो मर्सी पिटीशंस थी उनमें अपने आप को ब्रिटिशर्स का सर्वेंट क्यों बताया। तो देखिए, साफ सीधी बात है कि सावरकर मर्सी पिटीशन लिख रहे थे अपने किसी दोस्त को मसूरी घूमने के लिए इनविटेशन लेटर नहीं। उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसमें मर्सी पिटीशन को लिखना पड़ता है। एंड हम सब ये बात जानते हैं कि उस समय हम ब्रिटिश राज के अंडर थे, तो ना चाहते हुए भी हमें उन्हें सुपीरियर फील करवाना पड़ता था। बाय द वे, इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड आप कमेंट सेक्शन में ही मुझे अगली वीडियो का टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, टेक केयर।